सभागार में उपस्थित सभी सुधी दर्शकों का मैं संभव सेवा समिति लखनऊ की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सब यहां पर मौजूद हैं संभव सेवा समिति की प्रस्तुति जो कि गिरीश कर्नाड जी द्वारा लिखित और हिंदी अनुवाद पद्मावती राव जी ने किया है, बिखरे बिंब, जिसकी परिकल्पना एवं निर्देशन किया है सुवंश सक्सेना अंकुर। संभव सेवा समिति विगत कई वर्षों से लगातार रंगमंच के क्षेत्र में सक्रिय है। युवाओं की टोली बनाकर लगातार वो काम कर रही है। नए युवा संस्था से जुड़ते हैं, वर्कशॉप के माध्यम से संस्था से उनका जुड़ाव होता है। उसके बाद विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न मंचों पर उनको मौका दिया जाता है नाटक करने का, और ये सफर विगत काफी वर्षों से चलता आ रहा है। इस क्रम में संस्था की पहली प्रस्तुति जो हुई थी वो द ग्रेट राजा मास्टर ड्रामा कंपनी, उसके बाद एक राग दो स्वर, बेटी की पुकार, किराए का चक्कर, अंधेर नगरी, और ये जो प्रस्तुति आप देख रहे हैं ये आज इस साल दोबारा इसका मंचन हो रहा है। विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर इसको खेला गया था। आज पुनः दूसरी प्रस्तुति के रूप में आज फिर से रिपीट शो इसका आज हो रहा है, बिखरे बिंब। और जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि लगातार संस्था युवाओं की टोली को अपने साथ जोड़ती है। जो भी युवा संस्था से जुड़ना चाहते हैं वो संस्था के विपिन कुमार जी से संपर्क कर सकते हैं। और आप लोगों से एक जानकारी और है, एक QR यहाँ पे आप देख रहे होंगे, 2 लगे हुए हैं। जो भी आप सब सहयोग करना चाहे संस्था को वो आप कर सकते हैं नाटक देखने के बाद, जिससे कि आने वाली प्रस्तुतियों में संस्था को सहयोग रहे। कॉस्ट्यूम, प्रॉपर्टी सेट काफ़ी खर्चे रहते हैं संस्था में, उसमें वो पैसे काम आ सकते हैं। जो भी आप अपना सहयोग करना चाहें, बिल्कुल भी मैं आपका समय 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे प्रस्तुति की ओर ले चलता हूं आपको। गिरीश कर्नाड लिखित बिखरे बिंब। अच्छा, कैमरा कहाँ पर लगा है? ओह, नई टेक्नोलॉजी। हाँ हाँ, आज है पर कल नहीं। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ की स्टूडियो की बात ही कुछ और है। हर तरफ चीजें बिखरी हुई, यहाँ से वहाँ से यहाँ भागते हुए टेक्नीशियंस, हाथों के इशारे से बात करते हुए इंजीनियर, और वो बड़ा राक्षस का जैसा हेडफोन और गांठों में उलझे हुए केबल, 1 या 2 नहीं, पर यहाँ सब है एकदम चकाचक, जैसे रंगोली की तैयार हुई फर्श। हाँ हाँ, पूरा सुनसान लगता है, लोग जो नहीं है ना। हाँ, जैसे साउंड स्टूडियो में होता है बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, मुझे यहाँ खड़े होना है, मेरे नाक के सामने कैमरा लगा है, ये जानकर मुझे भाषण चढ़ाना है। ओके, हाँ, तुम्हारी आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। हाँ, सिर्फ 5 मिनट का लिखा है। अरे अलार्म लगाकर टाइम सेट किया था। नहीं, पढ़ूंगी नहीं, कैमरे में देखकर जो बोलना है। हाँ, शायद कैमरे में देखने की वजह से मैं शायद आधा 1 मिनट लेट बोलूं कुछ। ओके, नहीं, फॉर्मल नहीं करूंगी। ओके, तो शुरू करें। ओके, रेडी। चैनल के लिए बहुत ही गर्व की शाम। आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत को जिनका औहदा एक कन्नड़ कहानी लेखिका के तौर पर है। जी हाँ, कन्नड़ कहानी लेखिका के तौर पर अभी तक इनके 5 लेख आ चुके हैं, जिनमें से एक लेख के लिए इन्हें बेस्ट वुमेन राइटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। जी हाँ, बेस्ट वुमेन राइटर ऑफ द ईयर। पिछले साल आपको पता है इनका एक लेख, एक ऐसा लेख जिसके लिए इन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया, पूरी दुनिया को चौंका दिया। जी हाँ, इनका अंग्रेजी में पहला लेख द रिवर हैज नो मेमोरीज, जिसके लिए इन्हें देश विदेश में पूरी ख्याति मिली। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हम श्रीमती मंजुला नायक का।
खलनायक ही बनी रही। अपने जीवन के किसी एक कोने को तो हम अपने लिए संवार के रखें, एक ऐसी जगह बनाए जो शादी से परे हो। अब अपनी ही रचनात्मक क्रिया के बारे में, साहित्यिक क्रिया के बारे में बात करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन इसका मैंने बड़ा ही आसान तरीका ढूंढ निकाला है। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझसे सिर्फ 2 ही सवाल किए जाते हैं। आज उन्हीं 2 सवालों का जवाब देकर मैं चुप हो जाऊंगी। लेखक को और करना ही क्या है, लिखना और चुप्पी साधना। तो पहला सवाल ये है, ये सवाल आप लोग के मन में भी आया होगा कि मैं कन्नड़ में साहित्य की खेती करने वाली अचानक से अंग्रेजी में क्यों लिखने लगी। क्या मैं अपने आप को कन्नड़ लेखिका मानती हूँ या अपनी गिनती अंग्रेजी लेखिका में करती हूँ? मेरे पाठक कहाँ के हैं, यहाँ के, विदेश के, इत्यादि इत्यादि। पर सच कहूँ, अगर मुझे जरा सा भी पता होता कि मेरी अंग्रेजी लिखने की वजह से इतने लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी होती, तो मैं ये कभी न लिखती। मैं तो अपने कान ही पकड़ लेती। पर मैंने सोचा कि जिन्हें मैं अपना गुरु मानती हूँ, वो अतिरथी, महारथी, जिन्हें मैं बुद्धिजीवी समझती हूँ, वो मेरी कामयाबी से खुश होकर मेरी पीठ थपथपाएंगे, मुझे शाबाशी देंगे। पर मेरे बड़े बुजुर्ग इस तरह से मुझ पर टूट पड़ेंगे, इस बात का मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। मुझ पर तो ये भी आरोप है कि मैंने कन्नड़ को धोखा दिया, घात किया है, विश्वासघात। तो जवाब तो देना ही बनेगा। सच कहूँ तो जब मैंने ये उपन्यास लिखना शुरू किया, जिसे किस भाषा में लिखूं ये मैंने पहले से तय ही नहीं किया। कहानी खुद ब खुद अंग्रेजी में फूट निकली। मैं तो खुद हैरान थी कि अंग्रेजी में क्यों उभर रही है, लेकिन कुछ उभरा, कुछ बढ़ा। बस स्पष्टीकरण के लिए मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, इससे ज्यादा कहूंगी तो वो झूठ लगेगा। अब इतनी सी बात हमारे बुद्धिजीवियों को क्यों समझ में नहीं आती, मेरी समझ में तो नहीं आता। अरे मुझ पर तो ये भी आरोप लगा है कि मैंने अपने इस उपन्यास को अंग्रेजी पाठकों को ध्यान में रखकर लिखा है। जिन्हें मैं अपना गुरु मानती थी, आज मुझ पर अंगारे बरसा रहे हैं। पर आपको पता है मेरे अंग्रेजी प्रकाशक मुझे क्या कहते हैं? वो मुझे कहते हैं, आपका ये उपन्यास हमें इसकी भारतीयता के लिए पसंद है। भारत से और भी उपन्यास आते हैं जो अंग्रेजी पाठकों को ध्यान में रखकर लिखे होते हैं, इसलिए वो यहाँ पर कामयाब भी नहीं होते। लेकिन आपके उपन्यास में मध्यम वर्गीय जीवन की खुशबू है, यहाँ की मिट्टी की महक। अब इतनी सी बात हमारे यहाँ के पंडित माने तब ना। अभी हाल ही में साहित्यिक अकादमी के अध्यक्ष ने ये घोषणा की कि अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखक पैसों पे नजर रखकर लिखते हैं, यानी कि वो भी ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट इकोनॉमी में भागीदारी बन जाते हैं। ये सब कहा गया अंग्रेजी में। अब कुछ बातें अंग्रेजी में कही जाए तो मजेदार लगती है। अरे भाई, इसमें गलती क्या है? आखिर आमदनी भी तो एक जायज मकसद है। कोई भी कन्नड़ लेखक एक अंग्रेज लेखक के बराबर हासिल कर ही नहीं सकता। नुक्ताचीनी में बसे इस इनसिक्योरिटी को मैं अच्छे से जानती हूँ। कन्नड़ लेखिका रही हूँ, इसमें इसकी पीड़ा, इसकी जलन का अनुभव है। अब उदाहरण के तौर पे ही देख लीजिए, मेरी पहली उपन्यास का रॉयल्टी का अमाउंट इतना ज्यादा था कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और एक स्वतंत्र लेखिका बन गई। अब इस विषय पे मैं इतना ही कह सकती हूँ। अब आते हैं दूसरे सवाल। भगवान की दया से दूसरा सवाल उपन्यास से संबंधित है। सीधा साधा जवाब सवाल है कि मैं एक तंदुरुस्त तबीयत की हट्टी कट्टी औरत। अरे भाई, कॉलेज के टाइम में मैं लॉन्ग जंप चैंपियन भी थी। ऐसे में रोग शैया पर पड़े इंसान के दर्द, उसकी वेदना की इतनी बारीकी से तस्वीर कैसे खींच पाई। मौत से जूझती, बीमारी की यातना में खिसकी ढलती, मौत की तरफ जाती एक लड़की की कहानी को मैंने भी संवेदना, अनुकंपा और एम्पैथी के साथ कैसे ये सब कहते हुए मेरी आंखें भर आती हैं। इसकी प्रेरणा है मेरी छोटी बहन मालिक। जन्म से ही स्पष्ट हो गया था कि वो अपाहिज है। उस बीमारी को मैंने इनको मायूसी कहती है। इसमें शरीर के ऊपरी हिस्से में कोई दिक्कत नहीं होती है, पर शरीर का निचला हिस्सा काम नहीं करता, निर्जीव होता है। एक के बाद एक ऑपरेशन की वजह से उसकी जिंदगी नरक बन गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी व्हील चेयर में काटी। अम्मा पापा के देहांत के बाद मैं उसे अपने घर
चंडीगढ़ ले आए। 5-6 सालों तक मैंने इसकी खूब सेवा की, पर आने के 1-1.5 साल में इसकी हालत बहुत बिगड़ गई। मैं जानती थी तो ज्यादा दिन नहीं बचेगी, ये बात उसे भी पता थी। अब मेरे तो बच्चे थे नहीं, इसीलिए वो मेरी बच्ची बन गई। मुझे तो कभी ख्याल ही नहीं आया कि मैं उसकी देखभाल कर रही। उसकी मौत की अनिवार्यता का सामना करते हुए उसके दर्द में शामिल रही। ये उपन्यास उसी के बारे में। उसने जो देखा, सपनों में सवारा, सोचा, उन सबको शब्दों में टटोलकर एक करने की कोशिश में की। उसकी मौत से अपने जीवन के खालीपन को भरने की कोशिश। मेरी बहन, प्यारी सी छोटी सी बहन, हंसती खिलखिलाती हुई सहेली, वो चल बसी और मैं अकेली रह गई। इसी अकेलेपन को भरने का यत्न है ये। कहानी में बाकी सारे पात्र काल्पनिक है, ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ मैं एक ऋण चुकाना चाहूंगी अपने पति प्रमोद मूर्ति का। जब मैं ये कहानी लिख रही थी तब मैं कॉलेज में काम कर रही थी। एक तरफ कॉलेज के काम का बोझ, दूसरी तरफ बहन के बिना खाली मकान काटने को दौड़ता। इसीलिए मैंने अंग्रेजी में पढ़ा ली। एक ऐसे गुफा में घुस गई जिसका अंत ही ना हो। कभी कभी लिखते लिखते रुक जाती, कभी एक शब्द पन्ने पे ना उतरता देख रो भी पड़ती। और ऐसे में मेरे पति ने मेरा पूरा साथ दिया। सच कहूं तो वो ना होते तो इस उपन्यास को मैं कभी पूरा ही ना कर पाती। ऐसा पति का होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज की शाम को इस उपन्यास को मैं अपने पति प्रमोद मूर्ति के नाम पर। मैंने अंग्रेजी में लिखा, इसका मुझे कोई प्रायश्चित नहीं है, लेकिन सौभाग्य से टेलीफिल्म कन्नड़ में है। मैं हिंदुस्तानी, कर्नाटका में पली बड़ी, इस मिट्टी की पैदाइश, मुझे इस बात का गर्व है। मैंने जिस मध्यम वर्गीय जीवन को अंग्रेजी में उपन्यास में उतारा, निर्देशकों ने उसका कन्नड़ में ठीक ठाक अनुवाद किया। अरे इतना अच्छा अनुवाद तो मैं खुद भी ना कर पाती। सारे पात्रों ने अपने रोल को बड़ी आस्था से पेश किया। उन सभी कलाकारों को और श्री टीवी को मेरी तरफ से धन्यवाद। आशा करूंगी आप मेरी बेटी को पसंद करें।
पहली फिल्म मतलब अलग अलग लोकेशन चाहिए, अलग अलग मूवमेंट चाहिए, पर नहीं, पूरी फिल्म एक ही घर में। अब रॉयल्टी अच्छी थी तो मुझे। आज के इस कार्यक्रम के समाप्त होते ही सब तुम्हारे भाषण की चर्चा करते रहेंगे। सारे टिप्पणी करने वाले मुश्तंडों को मुंहतोड़ जवाब तो दे दिया। कल भी अखबार तुम्हारे वचनों से भरे होंगे, तो विवाद होगा और फिर बहस छिड़ जाएगी। इसमें कोई शक नहीं। छिड़ जाने दो, मैं तो यही चाहती हूँ। एक्सीलेंट। फिर भी अगर कोई ऐप ढूंढ निकालना ही है, तो वो जो तुमने अपनी बहन की बात की, दिल से निकली बात की, सच है, पर आंसुओं की जरूरत थी क्या? उससे प्यार था, लगाव। प्यार था, लगाव था। अब भी है। मैंने जितना उससे प्यार किया है कभी किसी से नहीं किया, अपने पति से भी नहीं। अच्छा। हाँ, इस उपन्यास में उसके कुछ पहलुओं को मैं ठीक से स्पष्ट नहीं कर पाई, पर मानना पड़ेगा वो मुझसे कहीं अधिक सुंदर थी, कहीं अधिक बुद्धिमती, जो कि मेरे हिस्से में तो कभी आया ही नहीं। उसमें उभरती चेतना तेज था। बचपन से बात तय थी कि मेरा उसका मुकाबला तो हो ही नहीं सकता। ऐसे किसी फरिश्ते को ऐसी बीमारी नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन बीमारी का उसे फायदा जरूर हुआ। उसने जो चाहा उसे मिला, पर उसने कभी कुछ ना कहा, ना ही कभी कुछ मांगा। उसकी तबीयत के बारे में पता चलते ही अम्मा अब्बा धारवाड़ छोड़कर बैंगलोर आ गए। यही कोरमंगला एक्सटेंशन में घर ले लिया। उन्होंने अपने पूरे जीवन को, अपने पूरे व्यक्तित्व को उसकी देखरेख में न्यौछावर कर दिया। लेकिन मालिनी ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे यही चाहिए, मुझे वही चाहिए। बस एक टीचर आता था उसको इंग्लिश और मैथ पढ़ाने के लिए, बाकी उसने सब खुद ही पढ़ा, जैसे समाजशास्त्र, इतिहास, तत्व ज्ञान है ना। ज्ञान की प्यासी थी वो जान। हाथ में जो आया उसे पढ़ के निगल के अपने एक सांस में परोल लिया, हजम कर लिया। और तुम? मैं मुझे भी अगर ऐसा प्रोत्साहन मिलता तो मैं भी प्रतिभाशाली होती, शायद तब मैं उसकी मुकाबला कर पाती। नहीं, कभी नहीं। हार मान लो। क्यों? भूलो मत, मैंने एक बेस्ट सेलर लिखा है। हाँ, ये भी सच है। नहीं, मानना ही पड़ेगा, मुझ में वो सब था ही नहीं। अम्मा पापा को ये बात पहले से पता थी, इसलिए मुझे नाना जी के पास पढ़ने के लिए छोड़ दिया, वही धारवाड़ में ही। मैं बड़े लाड़ प्यार से पली, ये बात बिल्कुल सच है। पर माँ बाप तो थे नहीं ना। अक्सर जब भी मेरी छुट्टियां पड़ती थी मैं भागकर बैंगलोर पहुंच जाया करती थी, और मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद भी मेरी नौकरी बैंगलोर में ही लगी। तब हम लोग साथ साथ रहा करते थे कोरमंगला एक्सटेंशन में। बड़ा उल्लास भरा समय था वो। फिर 6 महीने के अंदर मेरी प्रमोशन, जान पहचान, मुलाकात हुई, फिर शादी हो गई। बच्चे नहीं थे, बस इसके अलावा कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं रही। कहने को तो अप्पा ने हमारा हिस्सा भी दे दिया था, जयनगर में एक सुंदर सा घर भी दिलवा दिया था, लेकिन जायदाद का बड़ा हिस्सा तो वो मालिनी के नाम ही कर देगा। उसकी देखरेख के लिए होता है, उनको उसी का ही ख्याल रहता। उन्हें पता था मैं तो किस तरह निभा ही लूंगी। होता है कई घरों में जायदाद का बंटवारा बीमार बच्चे को जरा। अम्मा पापा के गुजर जाने के बाद तुम लोग कोरमंगला के घर में जाकर रह सकते थे। बड़ा मकान, इर्द गिर्द बगीचा, स्पेस। उसकी वजह उसी को जयनगर क्यों लिया है? जब अपना बसा बसाया घर होता है ना, तो उसमें रहने की आदत पड़ जाती है। और वैसे भी कोरमंगला से, जयनगर से जो है कॉलेज बिल्कुल पास में था, वरना पूरे शहर की सैर करनी पड़ जाती मुझको। और फिर इतना बड़ा घर कौन संभालता? संभालते संभालते दांतों पसीना आ जाता। और फिर मैं भी अगर अम्मा की तरह बैठी रहती तो फिर चलता क्या? फिर मालिनी तो फिर कभी मानती ही नहीं। उसे पता था कि अगर मैं कोरमंगला शिफ्ट हो गई तो मेरी जिंदगी उथल पुथल हो जाएगी। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मुझे कुछ त्याग करना पड़े, इसलिए हमारे जयनगर के छोटे से घर में आ गई और प्यार से सेटल हो गई। देखो, हम तो उसके घर को हाथ भी नहीं लगाना चाहते थे। उसने कहा कि बेच दो बेच दो,
दरअसल बात ये है कि कोरमंगला एक्सटेंशन में कन्नड़ बोलने वाले लोग ही नहीं रहा करते थे। जहाँ जाओ तमिल, इंग्लिश, हिंदी। और उन दिनों मुझे कन्नड़ मध्यम वर्गीय जीवन का माहौल चाहिए था। मैं उस टाइम कन्नड़ में ही लेखन किया करती थी ना। मालिनी को कन्नड़ आती थी? आती क्यों नहीं थी, पर काम चलाओ। काम वाली से, बावर्ची वाले से बात कर सके, बस उतना, उससे ज्यादा नहीं। इसीलिए कन्नड़ तुम्हारे हिस्से है। शायद इसीलिए मैं कन्नड़ लेखिका बनी। आज तक ये वाली बात मैंने कभी किसी से कही नहीं है, लेकिन बहस के लिए कहा जा सकता है कि अंग्रेजी हमारी मातृभाषा ना होने की वजह से हम उसमें अपने अंदरूनी भावों को ठीक से पेश नहीं कर पाते, अपने दिल की बात नहीं कर पाते, ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते। हे भगवान, अगर ऐसा सच होता तो अपनी बहन की जिंदगी के बारे में कन्नड़ में लिखना तो बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो तो अंग्रेजी में ही बात किया करती थी। सांस भी अंग्रेजी में, खाना पीना भी अंग्रेजी में, और उसके सारे दोस्त भी अंग्रेजी बोलने वाले। पर इसका हमारे यहाँ रहने से मुझे एक फायदा हुआ कि मेरी अंग्रेजी ठीक हो गई। जो एकेडमिक थी अब क्रिएटिव हो गई। तो तुम्हारा अगला उपन्यास वो भी अंग्रेजी में ही लिखोगी? अब एक और उपन्यास क्यों, एक काफी है ना। वैसे देखा जाए तो ढेर सारा कमाया। ढेर सारा नहीं, बस काफी सारे। अब आगे क्या करो? बहन नहीं है, खाली घर, लिखने को तो कुछ है ही नहीं। हिंतानों का क्या मतलब? ओह, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने अपने उपन्यास के लिए अपनी बहन की वेदना का इस्तेमाल किया है? भूलो मत, उस उपन्यास में सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, मेरी भी थी। हालांकि इस बात का मैं कभी ऐलान नहीं करना चाहती, और उस उपन्यास में मेरा भी एक किरदार मौजूद है, उसकी भाभी के रूप में। हाय, वो दुष्ट औरत। हाँ, उपन्यास की खलनायिका। तो ये अपने बारे में वस्तुनिष्ठ बनकर लिखने का प्रयास है? नहीं नहीं, अब मैं उतनी भी बुरी नहीं हूँ। हाँ, कथानक की रचना के लिए एक नेगेटिव किरदार की जरूरत पड़ती है। अब अपनी नायिका इतनी दूध की धुली हो तो उसका दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए एक काउंटर पॉइंट के तहत एक मंत्रा की जरूरत पड़ती है। इसे तकनीकी जरूरत कहते हैं, टेक्निकल नेसेसिटी। खैर छोड़ो, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। कुछ भी हो, प्रमोद को उपन्यास पढ़कर बड़ी खुशी हुई होगी नहीं? उसका किरदार तो बड़ी प्यार से उभर कर आया है। तेज, स्थिर, भरोसेमंद, लेकिन ज्यादा सुंदर, नॉट वेरी गुड। ज्यादा सुरूप भी नहीं, नॉट वेरी गुड लुकिंग आइदर। पर मुझे क्या, मेरी तो ठीक ही था। मगर भूल तो कह सके इतना ही। हाँ, ये तो है। जब मैंने बैंगलोर में जॉब शुरू की तब प्रमोद से मेरी जान पहचान हुई। साहब हम पर फिदा हो गए थे। तब पता उसने क्या किया? क्या किया? मेरी एक दोस्त थी लूसी, बड़े ही क्लोज फ्रेंड थे हम। तो प्रमोद ने हम दोनों को चिट्ठी लिखी, लेकिन मेरे नाम की चिट्ठी उसके एड्रेस पे भेज दी और उसके नाम की चिट्ठी मेरे एड्रेस पे भेज दी। मानो बगैर जाने पूछे हो गया अदल बदल। यानी कि लूसी की जो चिट्ठी मुझे मिली उसमें लिखा हुआ था कि कैसे मैं उसको परेशान करती हूँ, कैसे उसका जीना मुश्किल कर दिया है, बेझिझक बयान किया गया था। लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि साहब मुझे अपना दिल दे बैठे हैं। तो मैं और लूसी से जवाब मांगने के लिए गए। लूसी ने तो बड़े ड्रामेटिक होकर चिट्ठी को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े करके उसके सर पे दे मारा, चली गई। मुझे बड़ा बुरा लगा। तब मैंने प्रमोद से कहा, अरे बेवकूफ, तू क्या अपने आप को प्रेम कला में माहिर समझता है? अरे हर 15 साल का लड़का यही सोचता है कि उसने कुछ हट कर किया है, जिस जमाने भर में इस तरह की शरारत किसी को सूझी ही ना हो। और फिर साहब पसीने पसीने, और फिर 15 दिन के लिए गायब। पर आखिर तुम तो उसे मिल ही गई ना, यानी उसकी चाल तो चल गई। क्या खास चाल चली? अपनी बेवकूफी का इतना बढ़िया नमूना दिखाने के बाद उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए मुझसे शादी कर दी। और फिर मुझे भी मंजूर था। मंजूर ना करती तो और करती क्या? छोड़ो, इतना अच्छा पति तुम्हें इतनी आसानी से कहाँ मिलने वाला था? बात तो सच है। और लूसी उसने तो मुझसे बात करना ही छोड़ दिया। इसे सच बताऊं, प्रमोद पे औरतें बड़ी आसानी से फिदा हो जाती हैं। मालिनी की? हाँ, औरत जो ठहरी, दोनों काफी करीब थे। मालिनी प्रमोद पर जी जान निछावर करती थी,
प्रमोद को भी उससे लगाव था। I mean, he was fond of her. लेकिन देखो, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि मालिनी की जिंदगी में मर्दों का आना जाना बहुत था ही नहीं। घर में से पापा थे, बाकी सारी औरतें, बस एक दो टीचर ही आते थे उसको पढ़ाने के लिए। ऐसे में प्रमोद उसके जीवन में आया, मानो उसके जिंदगी के पर्दे पर छा गया। उसके बाद माली को ना कभी किसी मर्द की जरूरत थी, ना कोई आगे कोई आया। और तुम्हें इससे कोई ऐतराज भी? ऐतराज? मुझे भला ऐतराज क्यों होता? वो सॉफ्टवेयर पर काम करने वाला आदमी पूरे दिन घर में रहता और अपनी माली, वो तो बेचारी कहीं जा भी नहीं सकती थी। अगर ऐसे में दोनों की ना बनती तो मेरा तो जीना मुश्किल हो जाता। पर वैसे भी जब अगल बगल दो औरतें होती थीं तो हमारे साथ के मिजाज ही कुछ और होते थे। इसीलिए मैंने कृष्ण कन्हैया कहा करती थी। उसे तुम पे बड़ा नाज रहा होगा। आज के उपन्यास में तुमने इसको इतना श्रेय दिया, इतना उसको किरदार में प्रोत्साहन दिया, क्यों? आज का भाषण उस तक पहुंचेगा भी या नहीं, भगवान जाने। क्यों? क्यों नहीं पहुंचेगा? Is there any problem? हे? कौन हो तुम? मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने का अधिकार तुमको किसने दिया है? अगर तुम मैं हूँ तो तुम्हें तो सब पहले से ही पता होना चाहिए। अगर नहीं हो तो तुम हो एक इलेक्ट्रॉनिक वेव। So why just don't you sit down? हाँ, तुम कुछ कह रही थी। कहो। मुझसे बात नहीं करोगी? देखो, I'm sorry। मैं तुम्हारा सिर खा रही हूँ। पर सच तो ये है कि मैं अपना भी सिर खा रही हूँ। पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई। बस इतना जानती हूँ कि मैं यहाँ हूँ। मानो कैद हूँ इस टेलीविजन फ्रेम में, literally boxed। You could say this is my existential loss। So please cooperate। मैं तो बस तुमसे यहाँ बात करने के लिए नहीं। एक जमाना था जब आलोचक कहते थे मैं तुम्हारा विवेक हूँ, You're conscious। जैसे कि हमारी पुरानी फिल्मों में होता था, हीरो पैसा लेकर भागने को है, तभी अचानक उसकी परछाई भूल उठती है, रुको, ये पैसे तुम्हारे पिता की दवाइयों के लिए। तुम्हारी माँ क्या कहेगी? या फिर आईने में उसका बिंब को दिखता है। पर वो सीधे साधे दिन गए। अब हम हैं मोर साइंटिफिक साइकोलॉजिकल एनालिसिस के जमाने में, या फिर कम से कम हमें होना चाहिए। आज हो सकता है कि मैं तुम्हारा फ्रॉडियन अनकॉन्शियस हूँ, वो सब जो तुमने अपने जहन से काट फेंका है, रिप्रेस्ड मटेरियल, दबा कर रखे हुए विषय। बैड ड्रीम। सचमुच मैं शायद एक बुरे सपने की व्याख्या हूँ, an interpretation of a bad dream। Sorry about that। देखो, तुमने मुझसे पूछा मैं कौन, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर वाली तो तुम खुद हो। हैमलेट से शुरुआत हुई, तुम्हें पता होना चाहिए। मुझसे पूछ के क्या होगा? या फिर हम मुड़ चले नार्सिसिस्ट तक। वो अपने ही बेवकूफ फिदा था। हाँ, लेकिन मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कह सकती। तो फिर रोमांटिक पीरियड ले लो, द डॉपलगैंगर, मिस्टर द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। चाक लगाने तो मुझे अपनी बाहों में समा लिया होता। खुश तो था। सोचो ना, क्या ये हमारा सौभाग्य नहीं है कि मैं तुम्हारा बिंब हूं और इसलिए तुमसे बाहर हूं? मल्टीपल पर्सनैलिटी सिंड्रोम का भाव हो सकती है।
चूस दे तुम्हारे बदन के अंदर, कभी तुम ऊपर कभी मैं। खूब हाथापाई होती नहीं, एक दूसरे से बात करने का मौका ही नहीं मिलता, जैसे कि हम अब कर पा रहे हैं। ये नहीं कर पा रहे, कुछ तो कहो अंशुला, कुछ तो कहो। और अगर यूं ही तुम ऐसे चुप बैठोगी तो कुछ नहीं कहोगे तो मैं भी कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज। ठीक है, क्या जानना चाहती हो? I don't know why you flat up like that. तुमने कहा तुम्हारा उपन्यास प्रमोद ने पढ़ा या नहीं, मैंने पूछा क्यों? उसे तो खबर भी नहीं हुई, क्योंकि वो अब इंडिया में नहीं अमेरिका में रहता है। कब गया? पिछले साल। अब वो लॉस एंजलिस में रहता है, वहीं सेटल हो गया है। उसने तुम्हारा उपन्यास पढ़ा या नहीं? अमेरिका में उपन्यास का प्रकाशन बड़े ही धूमधाम से हुआ। You see, after all, it has proved a big success in Europe. जाहिर सी बात है, मुझे इनवाइट किया गया था तो मैं न्यूयॉर्क में थी। वहीं प्रमोद का मेल आया, मुझे बधाइयाँ दी। मैं नहीं आ पाऊंगा, छुट्टी नहीं मिल पा रही, ऑल द बेस्ट, योर बिग डेट, टेक केयर, बस। लॉस एंजलिस तुम नहीं गई? उसने कभी बात ही नहीं छेड़ी। धीरे धीरे मुझे कौन सी घटना पहले हुई कौन सी बाद में समझ नहीं आ रहा है। जरा समझा के बताओ, आराम आराम से। प्रमोद जब अमेरिका के लिए रवाना हुआ तब मालिनी जिंदा थी या नहीं? नहीं, वो गुजर चुकी थी। उसकी मौत के कितने दिनों बाद गया वो? 5 या 6 हफ्ते बाद या कुछ महीनों बाद। मतलब रुको, ठीक से बताती हूँ। प्रमोद को जब सॉफ्टवेयर कंपनी से ऑफर आया तब मालिनी जिंदा थी। ये खबर सुनकर वो ऊपर ऊपर से तो काफी खुश थी, पर अंदर ही अंदर दिल मिला रही थी। वो ज्यादा दिन नहीं बचेगी, ये बात हम सबको पता है। उसकी हालत को देखते हुए प्रमोद पैर घसीटने लगा। तो चल बसी, मैंने उपन्यास लिखा, ब्रिटिश रिटेरी एजेंट को भेज दिया। जवाब की उम्मीद नहीं थी, पर जवाब धड़ से आ गया बस। उसके बाद एक भारी अमाउंट और मेरा घर संसार गया। क्यों? आप सोचती हो तो इसमें हैरानी वाली बात कौन सी थी? जब तक मैं उसकी पत्नी बनी रही, उसके सहारे ही जी रही थी मैं। लेकिन फिर परिस्थिति उल्टी सीधी हो गई और मैं स्वतंत्र हो गई। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी थी, उसके साथ साथ कीर्ति, इज्जत और पैसा। प्रमोद से सहा नहीं गया और वो चला गया। मैं तो मान सम्मान सभा चर्चाओं में ही व्यस्त रहती थी, ऐसे में वो मेरे कभी साथ नहीं आता। चलो ठीक है, लेकिन एक दिन लूसी की कॉल आई। लूसी याद है ना, मेरी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड। उसने मुझसे कहा कि जब इन सम्मान सभाओं में मैं व्यस्त रहती हूँ तो प्रमोद उसे कॉल करता है और किसी अच्छे रेस्टोरेंट ले जाता है। रेस्टोरेंट? उन दोनों का चक्कर चल रहा था क्या? नहीं नहीं, प्रमोद ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर उनका चक्कर चल भी रहा होता तो कम से कम घर में ही कुछ टेंशन कम हो जाती। तो वो उससे मिलता क्यों था? तुम्हारी शिकायत करने? नहीं, सिर्फ जोक सुनाने के लिए। जोक्स? हाँ, बातें और भी विषयों पर होती थी, लेकिन बाद में ग्लिस कर पॉलिश किया हुआ एक जोक। अश्लील वाला जोक? हाँ नहीं नहीं, छी छी छी, मैंने कहा ना प्रमोद ऐसा बिल्कुल नहीं था। इंटरनेट पर, साइबर पर फोनिंग जोक्स नहीं, बस इस तरह की जोक सुनाता था। तो लूसी मुझसे कह रही थी कि जब वो जोक सुनती है तो उसके हंस हंस के उसके पेट में दर्द हो जाता है, लेकिन वो इतने सारे जोक्स सुना क्यों रहा है, ये जानने के लिए उसने मुझे फोन किया था कि घर में भी क्या मुझे अपने जोक सुनाता है। मैंने कहा नहीं, जब नई नई शादी हुई होगी तब शायद सुनाया हो, लेकिन अभी तो नहीं सुनाता। तो ये सुनते ही लूसी मुझसे कहती है, देखो मैंने तुमसे इस बात पूछी है तो प्लीज तुम प्रमोद से मत पूछना, क्योंकि मैं तो वो जोक्स काफी एंजॉय करती हूँ। तुम्हें एतराज ना हो तो मुझे तो बिल्कुल नहीं है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया, फिर कभी उसने दोबारा फोन नहीं किया। घर में ना बड़ा अजीब सा बर्ताव रहा प्रमोद का, लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा कि नर्स को वापस बुला ले। कौन सी नर्स? वही जो मालिनी की देखभाल किया करती थी।
मैंने कहा हम दोनों हट्टे गट्टे हैं, कोई बीमारी नहीं है, मालिनी भी अब रही नहीं, तो उस नर्स की क्या जरूरत है? वो चुपचाप अपने पैर के अंगूठे को ताकता रहा और फिर चला गया। मतलब मालिनी के बगैर अकेला पड़ गया था। तुम्हारा संसार तितर बितर होने का कारण तुम्हारी कामयाबी नहीं, वो थी मालिनी। हाँ, वो भी है। उसने जिस तरह से मेरे पीठ पीछे मेरे घर संसार पर धावा बोला था, वो इतनी मासूम थी, ये मैं कह नहीं सकती। उसमें पूरा दोष उसका नहीं, तुम्हारा भी है। तुम सारा दिन कॉलेज के काम से बाहर रहा करती थी, घर से दूर। मैं काम करने जाया करती थी, गुलशन वाले नहीं। घर में काम करने वाली आती थी, काम खत्म करके जाती थी। खाना बनाने वाली आती थी, खाना बनाकर जाती थी। वैसे ही नर्स भी आपकी ओर जाती। इसके अलावा सारा दिन वो दोनों अकेली। तुम सचमुच बेफिक्र थी क्या? तुमने तो कहा वो तुमसे ज्यादा सुंदर थी। सुंदर तो वो थी, ऐसी त्वचा जिसे सूरज की किरणों को भी छूना नसीब नहीं हुआ। चकाचक चमकती हुई त्वचा। ऐसी परिस्थिति में मरीज अक्सर मोटे हो जाया करते हैं, व्हील चेयर पर उतारकर चटर पटर खाने लगते हैं, डायबिटीज हो जाता है। लेकिन मालिनी तो उतारना चाहती ही नहीं। शरीर के जो हम काम कर रहे थे उसमें कमाल की चेतना थी। स्वर में अपूर्व कामुकता, अप्सरा थी मेरी बहन। जैसे संगमरमर से गढ़ा बदन, स्तन छोटे पर मजबूत। उसे नहलाते वक्त, उसका बदन पोंछते वक्त, उसके कपड़े बदलते वक्त तुमने जरूर अपने बदन की तुलना उसके बदन से की होगी। नहीं, ऐसे में वो हमेशा मुझसे मुंह फेर लिया करती। तुम्हारी नजर के अंगारे उससे सहे न जाते होंगे शायद। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे उससे जलन होती थी? कमर के नीचे वो बेजान की पैरालाइज। दैहिक संबंध तो संभव ही नहीं था। अब दैहिक संबंध क्या है, इसका तो हर कोई अपना अपना हिसाब लगा सकता है। नहीं, ठीक है, मानती हूँ कि मुझे तकलीफ होती थी, मुझे जलन होती थी, दर्द होता था, पर उसी जलन और दर्द का नतीजा है ये उपन्यास, ये पढ़, ये मोटी। ठीक है, उन दोनों के बीच क्या चल रहा है? सिर्फ बातें, पर कैसी बातें? मैंने जानने के लिए अलग अलग प्रयोग किए। दरवाजा खोलते वक्त, दहलीज के अंदर पैर रखने तक प्रमोद अपने मेज से चुपचाप टिका हुआ था। और मालिनी वो अपने लैपटॉप और किताबों में डूबी हुई। पर कितनी ही मग्न क्यों ना हो, मुझे देखते ही अपने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाए बगैर न रहे। और कभी मैं अगर बिना आवाज के घर में चली भी जाया करती थी, तो जो चर्चा बड़ी जोरों शोरों के साथ चल रही होती वो खत्म हो जाती, घर में सन्नाटा छा जाता। सिर्फ एक पल के लिए, पर अगले पल में ही मालिनी मुझे अपने बातों में भिड़ो गई। अब ऐसी होशियारी हमारे साहब ने तो कभी सीखी नहीं थी। अरे पर काहे की बातें, एक दो नहीं, पूरे 6 साल। क्या इतनी साल की बातें सिर्फ दिल लगी कर रही? हाँ, एक दिन मैं घर के अंदर बगैर आवाज के गई। घर में झगड़ा चल रहा था जैसे मियां बीवी में चलता, बिल्कुल ही वैसे। लेकिन बात नीति शास्त्र की थी। प्रमोद का मानना था कि हिंदू धर्म में कोई ठोस नीति शास्त्र है ही नहीं। लेकिन मालिनी का हट था कि फिलोसोफर इमानुएल कांट एक फासिस्ट है। मुझे ये सब बकवास लगा। क्या ही बातें कर रहे थे वो? मैं चुपके से अंदर गई। मुझे देखते ही दोनों अपराध भाव से चुप हो गए, जैसे कि मैंने उन्हें संभोग करते हुए पकड़ लिया। पूरे कमरे में एक चुप्पी। पर अगले ही पल में मालिनी बात को दोहराते हुए मुझसे पूछती है, अक्का आपका क्या ख्याल है? अब जाहिर सी बात है ये प्रयोग में बार बार तो कर नहीं पाती, क्योंकि उन्हें मेरे आने जाने का टाइम टेबल मालूम था। कभी कभी तो लगता है कि ये मेरा घर नहीं होटल हो। मालिनी तुम्हारे घर आई, इसका तुम्हारे बिस्तर पे कुछ असर पड़ा? क्यों पड़ता? प्रमोद का कमल के नीचे पैरालाइज नहीं था। अब तक कमर्शियल ब्रेक हो जाना चाहिए था। आप लोग मुझे यहाँ पर कब तक ठूस के रखेंगे? तुम अपने बिस्तर के बारे में बता रही थी।
मुझे लगा कि प्रमोद मुझे प्यार करते वक्त मालिनी की कल्पना कर रहा हो और मालिनी बगल के कमरे में दीवारों में कान लगाए हुए हो। तुम्हारी बहन तुम दोनों के बारे में सोचते हुए तड़पती रहेगी। हम तीनों ही तड़पते हुए जी रहे हैं, पर मानना पड़ेगा वो जलन, वो गुस्सा, वो उन्माद, वही मेरे उपन्यास की जान है। आलोचकों को वही लेता। तो शायद ये कह सकते हैं कि इस परिस्थिति में तुम्हें अपनी याद मां का वस्तु प्रतिरूप मिल गया, जिसे इंग्लिश में टी.एस. इलियट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहते हैं। वो ढूंढ निकाला तुमने और आलोचक खुश हो गए। खुश क्यों ना होते? अब उपन्यास की इतनी बिक्री जो हुई, पैसे तो बढ़े ना। क्या मालिनी जानती थी कि तुम्हें उपन्यास लिख रही हो? उसे कैसे पता होता? जब तक वो जिंदा थी उसके बारे में सोचा भी नहीं। एक तो कॉलेज में मैं इंग्लिश की प्रोफेसर, घर में मालिनी की देखभाल मुझे करनी पड़ती, ऊपर से घर में पति देव, परफेक्ट इंडियन हस्बैंड, केयरिंग बट यूजलेस। लिखने के लिए सुकून ही कहाँ था? और तुम्हें पता होना चाहिए जब ये उपन्यास लिखना होता है तो उसमें शांति की जरूरत होती है। पर जब एक बार वो शांति हाथ लग गई तब तो बड़ी तेजी से लिखा होगा। मैंने कहा ना, मुझे होश ही नहीं था कि मैं लिख रही हूँ। कहानी खुद ब खुद फूट निकली, उभरती चली गई, बस। मानना पड़ेगा वो चल बसी। उसके मौत के 2 ही हफ्तों के अंदर तुमने कहानी को लिखकर ठीक ठाक कर कराकर ब्रिटिश साहित्य एजेंट को भेज भी दिया। 2 हफ्तों में 350 पन्नों पर छपने जितनी लिखाई कोई साधारण काम नहीं। मैंने कहा ना कि मेरी उंगलियां घिस गई थी लिखते लिखते। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लायक है, तुम तो जानती ही होगी। गिनीज बुक के प्रकाशन का कहना है कि गिनीज बुक के लिए भारत से जितनी अर्जियां आती हैं दूसरे किसी देश से नहीं आती। We are the world record holders in world record holding. मैंने कहा चुप कर। तब से बकबक किए चली जा रही है, आड़ो हाथ लिए चली जा रही है, जुड़ा नहीं, चुप हो जा। कुछ भी हो, कैसा अद्भुत रिकॉर्ड है ये। 2 हफ्तों में 1.5 लाख शब्दों की लिखाई, एक दिन में 10,000 शब्दों की रचना। ये स्फूर्ति नहीं, उन्माद है, पागलपन। शब्दों का प्रहार नहीं, प्रलय है। मानती हूँ कि वो उपन्यास मैंने नहीं, मेरी बहन मालिनी ने लिखा है। उसमें हर शब्द, हर लफ्ज उसी का है। ओह, अभी कुछ समय पहले उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो लगातार लैपटॉप चलाने लगी। मैं जानती थी कि कुछ लिख रही है, पर क्या? तब मैं भली, मेरा काम भला। उसके गुजरने के बाद मैंने इस पेटी से उपन्यास निकाला, पढ़ा, वही ढेर हो गई। आंखों में कांटे चुभ जाए ऐसी प्रतिभा दिखलाने वाली कृति। तुम्हारे लिए तो ऐसी साहित्यिक कृति लिखने का सपना भी असंभव होता। वो लालित्य, सूक्ष्म, मानसिक विश्लेषण, शब्दों का संघर्ष, और साथ में इतना संयम। A work of genius। इसीलिए मैं ब्रिटिश काउंसिल गई, वहाँ साहित्य एजेंट्स की लिस्ट ढूंढ निकाली। उन्हीं किसी एजेंट्स को मैंने वो उपन्यास भेज दिया। जवाब की उम्मीद नहीं थी, पर जवाब धड़ से आ गया, बस। क्यों? क्या हुआ? मैंने प्रमोद को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने तो अपने कानों में तेल डाल दिया था। मैं अपराधी हूँ, उसने ये बात मान ली थी। पर तुमने जब वो कहानी चुराई हुई थी। मैंने वो कहानी नहीं चुराई थी। पर तुमने तो कहा। मालिनी ने अपने उपन्यास में एम नाइट से साइन किए थे। मैंने अपनी चिट्ठी में मंजना नाइट से साइन किए थे। हम दोनों एक ही हैं, शायद समझा होगा उस एजेंट ने। उसी का जवाब प्रमोद के कंप्यूटर पर आया। मैं ठहरी कन्नड़ लेखिका, मुझे इस मेल सेल कंप्यूटर से क्या ही मतलब। उसी का जवाब प्रमोद ने प्रिंट आउट करके निकाल के रखा। लेकिन जब मैं उस मेल को पढ़ रही थी, मुझे पता था कि प्रमोद मेरे पीछे ही खड़ा है। वो मुझे ताक रहा है। वो मेरी प्रतिक्रिया का आंसर देख रहा था। तब मुझे उससे आंख मिलाकर पूछना चाहिए था कि मैंने वो कृति चुराई है। क्या ऐसा अफसास उठा रहे हो? मैं अपनी प्यारी बहन का उपन्यास चुराऊंगी क्या? इतना नहीं समझ के रखा तूने मुझे? मैं जानती थी कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तब मुझे उसे झिझोड़ कर रख देना चाहिए था।
यही था कि अंग्रेज की गलती को मेरे सर पर क्यों थोप रहे हो? अब जुबान नहीं है, बोलते क्यों नहीं? पर मेरे मुंह से तो कुछ और ही शब्द निकले। तुमने इस मेल को, इस प्रिंट आउट को किचन के टेबल पे क्यों रखा? वो मुझे बहुत झटका सा खड़ा देखता रहा, लेकिन अब तो पीछे हटना हो ही नहीं सकता। मेरी अपनी भी स्टडी है, मेरा अपनी भी वर्किंग टेबल है, क्या तुम्हें याद नहीं है? कहकर चिल्लाई। उसे क्या जवाब दे कुछ सोच ही नहीं रहा, बस मुझे देखता रहा और बोला आई एम सॉरी। हो गया और फिर चला गया। घर में मानो शमशानी मौन छा गया। तुम्हें पता है मेरी और मानी की और प्रमोद की आखिरी बातचीत कौन सी थी? जब उसने मुझसे पूछा कि इस नर्स को वापस बुला ले, और मैंने भी कोई फूट पटांग का जवाब दे दिया। बस उसी एक पल में मारने की दुर्गंध, उसका मलमूत्र, उसका बलगम, उसकी दवाइयां, उसका परफ्यूम की महक, उसका पसीने की झझक एक बार फिर से ऊपर पूरे घर में फैल गए। बस वही थी हमारे बीच आखिरी बातचीत। उसके बाद इस भारी रॉयल्टी की खबर पत्रकारों को पहुंच गई। उसके बाद तो पूछो ही नहीं, काम यहाँ से छूट गया। बातें मत बना, उल्लू समझ रखा है क्या मुझे? वो ऐसा एंड जैसा हस्ताक्षर कर देती है। वो ब्रिटिश एजेंट तुम दोनों को एक ही समझ बैठता है, मेलो ड्रामा। तुम्हारी कन्नड़ कहानियों की तरह ये सब। माननी के गुजरने के बाद मैंने उसकी पेटी खोली। उसमें बैंक बिलों के अलावा कुछ नहीं। सारे कागजात चाहते कहा, खुद ब खुद तो झूमंतर हो नहीं चाहते। इसलिए भाग कर मैं प्रमोद के ऑफिस गई। ऊपर ड्रॉर खोला, उसमें सब कुछ रखा हुआ था, फ्लॉपी या सीडी नहीं। उपन्यास के हर एक पन्ने को बड़े ही व्यवस्थित रूप से छिपा कर रखा था मालिनी ने। या प्रमोद ने मुझसे छिपा कर रखने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे साहब को इतनी होशियारी तो आती ही नहीं थी, क्योंकि ड्रॉर से वो उपन्यास गायब भी हो गया। उसे ये बात तब पता लगी जब एजेंट की तरफ से मेल आया। तब मैंने वो पेपर उठाया और उपन्यास को पढ़ लिया और पढ़कर ढेर हो गई। आंखों में कांटे चुभ जाए ऐसी प्रतिभा दिखलाने वाली कृति, वर्क ऑफ जीनियस वगैरह वगैरह। उन पन्नों में जहर नहीं, हलाहल बन रहा था। उसमें जो भाभी का कैरेक्टर था ना, वो मैं ही थी, ये बिल्कुल सच है। मैं अभी तुच्छ ख्याल वाली कुत्ते दिमाग की, जिसे पता ही नहीं प्रतिभा क्या चीज होती है, एक कपटी और ईर्ष्यालु चुड़ैल कहेगी, बहन को पैसों की वजह से अपने पास रखने वाली स्वार्थी। मेरा किरदार तो ऐसे जिंदा था कि आंखें चौंधिया जाए। लेखन ने कोई बुरे बोल नहीं, विशेषण नहीं, अतिशयोक्ति नहीं। जिस घटना में जैसा हुआ बिल्कुल वैसा लिखा हुआ था। जिस बात को जैसे बोला गया था उस बात को वैसे ही दोहराया गया था शब्द सा। मैं किसी चीज से इनकार कर सकूं ऐसा कुछ था ही नहीं। इसी वजह से प्रमोद ने उस स्क्रिप्ट को तुम्हारी नजरों से बचाए रखा शायद, या फिर उन पन्नों को दोनों ने साथ में मिलकर लिखा हो शायद। प्रमोद ने कुछ सुझाव दिया हो, विवरणों को धार दी हो। दोनों पन्नों को पढ़कर खूब हंसे होंगे ना, क्यों? प्रमोद को जितना मैंने समझा था वो इतना मासूम था। ये अपने व्यक्तित्व के हल्के पहलुओं को सिर्फ मानने को दिखाया। और मालिन वो तो यही जान रही होगी कि उपन्यास तो कभी दिखेगा नहीं, कोई छापेगा नहीं। फिर उसने उपन्यास क्यों लिखा? किसके लिए लिखा? मेरे लिए या प्रमोद और अपने मनोरंजन के लिए? वो मुझसे नफरत करती थी, वो दोनों ही मुझसे नफरत करते थे। बस तभी ये बात मेरे दिमाग में कौन थी। मैं जान गई कि पहचान गई कि मैं भी उससे नफरत करती थी, हमेशा से नफरत। मेरे जन्म की बैरन थी वो। मैं उसके मरने की प्रतीक्षा कर रही थी। और फिर उसने वो पहले से ही पहचान लिया था। हाँ, तभी मुझ में जलन थी। मुझे खबर भी ना हो
इस तरह मेरे अंदर झांक कर मेरे दिल के दीवारों से वाकिफ हो गई थी। एक शिकारी के एकाग्रता से मुझे परख रही थी। आखिर मेरी जीत उसी की हुई। चिता के उस पार से भी मुझे चुनौती दे रही थी कि जला दो, फाड़ दो इस कृति को। अगर मैं ऐसा करती तो अपनी नजरों में गिर जाती और छपा देती तो वो भाभी कौन थी ये सब जान जाते। दुनिया हंसती तुम पर, और इससे भी बदतर हाल तो ये होता कि तुम एक अनोखी प्रतिभाशाली लेखिका की जिंदगी में एक पात टिप्पणी बनकर, फुटनोट बनकर अमर हो जाती। कुल मिलाकर तुम्हारी बहन ने तुम्हें फांस दिया था। मुझे तो जीतना ही ऐसा वो कुछ सोच ना सके, उसके जहन में ये बात तक ना आए। उसके लिए एक उपाय करना जरूरी था। एक तरकीब, एक मंत्र, दो काज वाली तरकीब, जिससे सारी समस्या एक झटके में सल्व हो जाए। वरना मेरा जीना मुश्किल हो जाता। और इस बार आखिरी दाव मेरा था। एक बात मेरी अनुकूल थी कि मैं जिंदा थी, वो मर चुकी थी। मैंने वो उपन्यास अपने नाम से छपवाया। अंतिम जीत मेरी हुई। चले? फिर भी कौन जाने अंत में जीत मारने की ही हुई हो। कैसे? अगर उसका मकसद ये था कि तुम्हें यकीन दिला दे कि तुम कितनी घटिया, कितनी तुच्छ औरत हो, तो वो उस काम में पूरी तरीके से मेरा उपन्यास पढ़ते ही ढेर हो गए और मुझमें मौत हो गई। हम दोनों के रक्त, भाषा, भेद को मिटाकर वो मुझ में समा। अर्थात अब मुझे मंजुला नायक बनकर ही जीना होगा। After all my properties, bank accounts, educational, all the papers are in that name. इसके अलावा अमेरिका के 7 यूनिवर्सिटी से मुझे विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर इनवाइट किया गया। पर सच कहूँ तो मैं मंजुला नायक, मेरी प्रतिभाशाली छोटी बहन, मेरे पति की प्रेयसी, वो जो भाषा में निपुण थी, कन्नड़ जाने वाली, लेकिन अंग्रेजी में बेस्ट सेलर लिखा, मैं मंजुला नायक। ये थी प्रस्तुति पिक्चर
ये थी प्रस्तुति संभव सेवा समिति की विक्रय फिल्म। अब मैं पात्रों से आपका परिचय करा दूं। जैसा कि आप देख रहे हैं 3 पात्र यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें मंजुला की भूमिका में थी शीलू मलिक, उद्घोषक की भूमिका में थे अभिषेक राजपूत और बिंब की भूमिका में चारू शुक्ला। मंच पर है प्रकाश सुवर्ण सक्सेना अंकुर, संगीत संतोष कुमार समायर, मुख्य सज्जा स्वाति श्रीवास्तव, वस्त्र विन्यास श्रीमती सोनी, मंच निर्माण राहुल कुमार, मंच सामग्री प्रिंस कुमार, वीडियोग्राफी कैमोरा स्टूडियोज, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो हुई है इसमें कैमोरा स्टूडियोज। लेखक जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ गिरीश कर्नाड, हिंदी अनुवाद पद्मावती राव। और जैसा कि आपने देखा प्रकाश में भी मैंने उनका नाम लिया। इस नाटक की परिकल्पना एवं निर्देशन और जो प्रकाश जी इस नाटक का जिन्होंने किया सुवंश सक्सेना अंकुर। मैं चाहूंगा वो भी मंच पर आ जाए। तो ये थी संभव सेवा समिति की प्रस्तुति विक्रय बिंब। हॉल की लाइट जला दीजिए। और अच्छी बात है कि हमारे बीच वरिष्ठ रंगकर्मी प्रदीप घोष जी मौजूद थे, इस नाटक को देख रहे थे। लाइट जलने से पहले मैंने इनको देख लिया था, लेकिन उस समय कहना भूल गया। और भी लोग यहाँ पर आए और मैं चाहूंगा निर्देशक अगर कुछ बोलना चाहें 2 शब्द। जी, मुझे जो भी बोलना था मैं प्रस्तुति के माध्यम से बोल चुका हूँ। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको प्रस्तुति पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आप सब आए, आपने यहाँ पर नाटक देखा, अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आगामी प्रस्तुति में आपका व्हाट्सएप पे मैसेज जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया था, जो भी आप सहयोग करना चाहें अगर संस्था को, तो 2 जगह QR टंगे हुए हैं। कुछ भी आप आर्थिक सहयोग करना चाहें आप कर सकते हैं, जिससे आगामी आने वाली प्रस्तुतियों में कॉस्ट्यूम प्रॉपर्टी सेट में संस्था को कुछ ना कुछ मदद मिलेगी, कलाकारों को कुछ ना कुछ सहयोग होगा। धन्यवाद।